अंधेरे में रिंकू अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। रिंकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। रिंकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त वेद प्रकाश सिंह बैठा था। वे दोनों मुंबई से मैहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। पर यह क्या, वेद प्रकाश सिंह तो बार बार चाबियां घुमा रहा था, पर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वेद प्रकाश सिंह के दिमाग में एक ख्याल आया और वो सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा। पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार न थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा हो, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूटपाट आम बात थी। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूं कहे जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही रिंकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार के ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। रिंकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया, मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास कोई बस्ती या गैरेज हो तो वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिएगा। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। रिंकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से रिंकू की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से रिंकू को अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। रिंकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही वेद प्रकाश सिंह भी रिंकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज में बोला, आप लोग अंदर चलिए, अभी मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पे निकल जाइएगा। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात रिंकू और वेद प्रकाश सिंह को चौंकाने वाली लग रही थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही थी। जगह जगह जाले लपटे हुए थे, अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर से
कुछ कहा। वह ड्राइवर रिंकू और वेद प्रकाश सिंह को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी। इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है? वो कमरा दुधिया प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आव भगत शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 15 से 18 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी, तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। रिंकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को मां मैहर वाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार मां के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में मां की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर रिंकू को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता जा रहा था। रिंकू फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारा में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो यह बात थी। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह जिस सोफे पर बैठे थे, वहां पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। रिंकू कनकी आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। वेद प्रकाश सिंह को अजीब लग रहा था कि रिंकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद रिंकू वेद प्रकाश सिंह के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। ज्यों ही वेद प्रकाश सिंह ने शीशे में देखा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बिल्कुल ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक वेद प्रकाश सिंह का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वो पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में
उसने यह भी देखा, ये लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। ये जो लोग जो खा रहे हैं वह किसी मांस या हड्डी की तरह लग रहा है। अब वो पूरी तरह से परेशान लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वे आपस में कुछ बात कर पाते, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2 से 3 सेवक टाइप लोग थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए रिंकू से कहा, आज मेरी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले आप सभी को राजसी कपड़े पहनने होंगे। आप लोग से भी गुजारिश है, अपने पहनावे बदल लें। ये बात करते हुए वह बूढ़ा बार बार रिंकू के गले में लटकी हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नजर जाती वह थोड़ा भयभीत लगने लगता। अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वह बूढ़ा हंसा और रिंकू तथा वेद प्रकाश सिंह की ओर देखते हुए बोला, बेटी, तुझे ऐसा उपहार दूंगा, खुशी के मारे झूम उठेगी। इतना कहकर बुढ़े ने जोर का ठहाका लगाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी हट्टास से पूरी हवेली हट्टास करने लगी है। अब माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। खैर, रिंकू ने अपना विवेक नहीं खोया और वेद प्रकाश सिंह का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब वेद प्रकाश सिंह डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो रिंकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े पहन के रख। और साथ ही उसने अपनी जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर वेद प्रकाश सिंह के जेब में रख दिया और कहा, डर मत, देखा नहीं मेरे गले की माला को देखकर वह कैसे भयभीत हो रहा था। अब उन दोनों ने वहां रखे कीमती राशि कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद रिंकू ने वेद प्रकाश सिंह का हाथ कसकर पकड़े हुए कहा, तू डरना मत, हम लोगों के साथ माँ मैहर वाली है और उनके रहते हुए भूत प्रेत हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े से कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हुई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक महाकुरूप डरावनी साए में तब्दील हो जाती थी। वह किशोरी प्रसन्न मन से रिंकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे यह क्या? कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा जैसे वह किशोरी को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहां पर हड़कंप मच गया।
रिंकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उसकी सूरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर रिंकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में डराते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहन लें, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए। यही हमारे यहाँ की प्रथा है। रिंकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी भी हालत में इस माले को नहीं उतारूंगा। और इतना कहते ही वह वेद प्रकाश सिंह का हाथ और कस के पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वे भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए रिंकू और वेद प्रकाश सिंह को डराने की कोशिश कर रहे थे। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। रिंकू ने वेद प्रकाश सिंह से कहा, लगभग सुबह होने वाली है। सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ समय और निडरता के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वे दोनों फिर से वही सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ को गोहराने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाज़ें चीख पुकार आ रही थी, पर वे इन सब से बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गई। रिंकू और वेद प्रकाश सिंह ने जब अपनी आंखें खोल दी, अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे, हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों यहाँ सपना देख रहे थे? खैर, वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक रिंकू कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसे बगल में वेद प्रकाश सिंह भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। रिंकू ने वही अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से रिंकू की तरफ देखकर बोला, साहब, आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप लोग रात को ही तो नहीं? रिंकू एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी।
दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत बचकर आ गए हैं, नहीं तो कई सारे लोग इस भूतों की शिकार हो गए। या तो वे पागल हो गए या फिर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती उनको सुना दी। क्या गुजरी थी उस दुकानदार पर। खैर, ये कहानी फिर कभी। मैं हूँ आशीष। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।